हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला, फिजिक्स फैकल्टी ई इंस्पायर अकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज के इस शानदार से लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना मज़ा आता है ना दोस्तों इस टॉपिक को करने में। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इतने प्यारे बनते हैं कि यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा तो बहुत हाई यील्डिंग के साथ साथ आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है ना। तो दोस्तों, इन पर्टिकुलर बात करूं तो आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्शन है कि भाई इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, कुछ बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में है ये लेक्चर। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन, अरे भाई साहब न्यूटन ये वही भाई साहब है, ये सेव एप्पल गिरा ऊपर तो ग्रेविटी का डिस्कवरी हुआ, ये बिल्कुल जी हाँ, आप देख ही पा रहे होंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो भाई साहब हैं ये कौन है, ये अपने वही वाले न्यूटन हैं, है ना। आज के ज़माने में वही न्यूटन भाई साहब क्या होते, यदि होते तो सबसे पहले तो अपने फेसबुक पे स्टोरी डाल रहे होते, व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल रहे होते, भैया एप्पल गिरा ऊपर तो क्यों गिरा। समझ में आई बात। लेकिन उस समय उन्होंने उस बात को नोटिस किया, स्टोरी डालने का ऑप्शन नहीं था ना, इसीलिए कि भाई साहब ऊपर से गिरा तो क्यों गिरा, और उन्होंने डिस्कवरी करी कि इस चीज़ की ग्रेविटी के बारे में हमें बताया, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, फिजिक्स को दो मेजर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट जो होता है दोस्तों वो क्लासिकल फिजिक्स है ना। जो क्लासिकल फिजिक्स हम पढ़ते हैं उसी को दूसरा नाम भी दिया जाता है न्यूटोनियन फिजिक्स। क्यों? क्योंकि जो बहुत पुराने टाइम पे जो हम फिजिक्स पढ़ते आए हैं उसमें हमारे इन न्यूटन भाई साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम उसको क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स, तो ये काइनेमेटिक्स हम यहाँ पढ़ रहे थे, एनएलएम जो आज हम पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन जो हम पढ़ते हैं, सब में न्यूटन भाई साहब का नाम कहीं ना कहीं तो आता ही है। थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, जो फिजिक्स का दूसरा बड़ा पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में मेनली मैक्सवेल भाई साहब हैं, आइंस्टीन भाई साहब हैं, और बोहर्स और इन सारे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल के जो है हमें मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें, लाइट के बारे में, एनर्जी के बारे में, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, हमें इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया। ठीक है, तो आज जो है हम फिजिक्स का एक बहुत बहुत पुराना वर्जन, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मोशन के बारे में न्यूटन्स ने कुछ अपने लॉज दिए थे जो मोशन को डिफाइन करते। सर मोशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हमें कौन सा मोशन पढ़ना है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब जो ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, इसमें हम मोशन की वजह के बारे में पढ़ेंगे कि भाई साहब मोशन की वजह क्या है। समझ में आई बात। और सीधी सी बात है, मोशन की वजह होता है फोर्स। बड़ा सा शब्द है फोर्स, छोटा सा शब्द है फोर्स। समझ में आई बात। हाँ, मायने इसके बहुत बड़े हैं बट शब्द बहुत छोटा है, फोर्स। तो बेसिकली न्यूटन्स भाई साहब ने जो हमें लॉज दिए थे, न्यूटन सर ने जो हमें लॉज दिए, वो दोज लॉज आर अबाउट फोर्स। समझ में आई बात। तो बस हमें आज फोर्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा न्यूटन भाई साहब के बारे में। आप देखो, ये एक्स्ट्रा सा ज्ञान है, जस्ट फॉर यू कैन से एंटरटेनमेंट, है ना, और फॉर इम्प्रूविंग योर जनरल नॉलेज। कि क्या है कि 1643 में जन्मे थे, 1727, हम समझ रहे हो ये कब की बात है ना, 200 साल पुरानी बात है ये। तो इतने पुराने समय में जब इंसान खाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, तब न्यूटन भाई साहब अपना दिमाग दौड़ा रहे थे फिज़िक्स में, है ना। हमारा दिमाग तो अभी भी नहीं दौड़ता है, लेकिन भाई साहब अपना दिमाग कितना समय पहले दौड़ाए थे, सोचो। फिर साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, फिर उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटी हमें बताए थे, फिर वही 3 लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिए। थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है सर का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो दोस्तों, हमें जो है इस चैप्टर में बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ना है। मतलब इन दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू डील विथ फोर्स। समझ में आई बात। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भाई साहब फोर्स होता क्या है। तो फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल। समझ में आई बात। आप देख पा रहे हो कि आप किसी को धक्का मार रहे हो, दैट इज पुश। एंड इफ यू आर पुलिंग समथिंग, मतलब तुम उसको किसी चीज़ को खींच रहे हो, तो दैट इज पुल। तो फोर्स दो ही नेचर के होते हैं यार, या तो वो फोर्स किसी को पुश करके फोर्स लगा रहा होगा, या तो फिर अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब मेरी बात समझना, फोर्स की डेफिनेशन से मतलब क्या समझते हो, फोर्स क्या काम करता है।
मेरी बात बताओ, फोर्स लगाने से ये पेंसिल जो है मेरे हाथ पर है, मैंने फोर्स लगाया तो क्या ये मूव करने लग गया? अरे हाँ या ना? अच्छा, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, अब देखना, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, अब मूव करने लग गया, है ना? तो जब मूव, ये अभी मैंने इस पर थोड़ा फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं कर रहा है, तो क्या ये फोर्स नहीं है? अरे हाँ या ना? देखो, फोर्स का मतलब ये नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा दे, हो सकता है मूव नहीं करवा पा रहा हो बट फिर भी फोर्स लग रहा हो। अरे हाँ या ना? तो देखिए, फोर्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। फोर्स इज विच प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोशन प्रोड्यूस कर भी सकती है और मोशन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी जनरेट कर सकती है, मतलब इट कैन ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा मोशन हो जाए। समझ में आती है बात? फिर दूसरा, विच स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। समझ में आई बात? जैसे कोई बॉल आ रहा है तुम्हारे पास में और तुमने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो तुमने उस बॉल को रोक लिया कि नहीं रोक लिया? तो बेसिकली यू अप्लाइड सम फोर्स ऑन दैट बॉल। समझ में आता है कि नहीं? तो ये वाली बात। फिर दूसरा, चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, है ना? मतलब जैसे एक बॉल आई और तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुमने बॉल को अच्छी तेज हिट किया, तो बॉल इधर से इधर चली गई। सो व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। उसके लिए भी आपने क्या अप्लाई किया है, उस बैट की हेल्प से उस बॉल को कुछ फोर्स अप्लाई किया है। समझ में आता है कि नहीं? तो दैट फोर्स या तो डायरेक्शन चेंज कर दी और कई बार डायरेक्शन चेंज नहीं भी कर पाती है। समझ में आई बात? फिर दूसरा, प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, है ना? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कंटेनर को पकड़ के ऐसा प्रेस कर रहे हो तो वो ऐसा मतलब टूट टूट के गया और वो हो गया, बिखर गया। समझ में आई बात? तो ना उस बॉडी ने कोई मोशन किया, ना उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हुआ और ना ही मोशन रुका, पर हुआ क्या, उसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। समझ में आई बात? तो दीज आर बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन है कि भाई फोर्स क्या क्या कर सकता है ना? समझ में आती है बात? अब दोस्तों, बेसिकली इस नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं, है ना, उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना? पहला कैटेगरी है दोस्तों कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा कैटेगरी है फील्ड फोर्स, है ना? कॉन्टैक्ट मतलब कि जिन फोर्स को अप्लाई करने में दो बॉडीज़ के बीच में, दो सर्फेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, जैसे कि फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स और टेंशन। टेंशन क्या होता है दोस्तों? अरे दिमाग वाला टेंशन नहीं भाई साहब, रस्सी वाला टेंशन। आप किसी बक्से को एक रस्सी से बांध के खींच रहे हो, सो व्हाट आर यू डूइंग, आप उस रस्सी में टेंशन क्रिएट कर रहे हो। समझ में आई बात? फिर दूसरा, फ्रिक्शन, आप ऐसे रगड़ रहे हो या फिर आप किसी बक्से को खिसका रहे हो, बहुत भारी है जो, तो उस बॉक्स को खिसकाने में आपको बहुत ताकत लग रही है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है क्योंकि उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन लगने के लिए भी तो दोस्तों कांटेक्ट होना ज़रूरी है, हवा में कभी फ्रिक्शन नहीं लगता है यार, है ना? इन द सेम वे नॉर्मल फोर्स, क्लियर है कि नहीं? नॉर्मल फोर्स ये एक्चुअल में क्या होते हैं और इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? फिर दूसरा, फील्ड फोर्स जो है ये होता है जिनको लगने के लिए कोई इनविजिबल चीज़ होती है। मैंने आपको फील्ड की डेफिनेशन बताई थी। फील्ड मतलब होता है दोस्तों समथिंग क्रिएटेड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, विच अप्लाइज फोर्स ऑन द सेम काइंड ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। लाइक एक मास है ना, और एक दूसरा मास है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहले मास ने अपने चारों तरफ कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसकी वजह से उसके जैसा ही एक दूसरा बॉडी, है ना, उसके जैसा ही सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसके इन्फ्लुएंस में कुछ फोर्स फील करे। एक चार्ज यहाँ रखा है ना, एक चार्ज दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या जनरेट किया, फील्ड। समझ में आई बात? अब हर फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड अलग है। मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगी, एक चार्ज है तो दोस्तों अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, और यदि कोई मैग्नेट है तो वो अपने चारों तरफ दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। समझ में आई बात? बट दैट फील्ड इज समथिंग विच इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट, है ना? इनफैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है उस फोर्स को फील कर पाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को दोस्तों, उस चीज़ को फील्ड फोर्स बोलते हैं। समझ में आई बात? मतलब उस प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स फील हुआ उसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बात समझ में आता है आपको? वेरी नाइस। अब दोस्तों
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में दोस्तों, हम जब भी स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे कि एक बॉडी मूव कर रही है क्योंकि उस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया। मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अगैन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ मोशन ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ सम फोर्स अप्लाइड ऑन इट। समझ में आई बात? ओके, सो अब मेरी बात समझना, जब भी हम मोशन स्टडी करते हैं दैट मोशन इज ऑब्वियसली इन रेफरेंस विद सम अदर रेफरेंस। नई बात समझ में आए? मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट समझाया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट, जिसके रिस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां बैठ के ऑब्जर्वर स्टडी कर रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं? जैसे लेट्स से कि आई एम सिटिंग ऑन अ बस और बाहर एक बाइक वाला साइड में जा रहा है ना, तो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं बस में बैठा हुआ, तो दैट बस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द स्टडी ऑफ दैट बाइक। यू गेटिंग मी? समझ में आता है कि नहीं? है ना? तो दोस्तों अब जब हम एनएलएम पढ़ रहे हैं मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स की फोर्स मैंने अप्लाई किया है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया है। वी आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन्स वी आर स्टडिंग मोशन मे बी ड्यू टू दैट फोर्स, है ना? तो वो जो हम जहां पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आता है कि नहीं? है ना? मतलब देखो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एंड डोंट फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग रिटन ऑन दिस स्लाइड्स मस्ट बी रिटन ऑन योर नोट्स एज वेल। समझ में आता है कि नहीं? कुछ भी छोड़ने का नहीं, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट लेक्चर दिस इज वेरी बेसिक लेक्चर एंड दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक थ्योरीज, है ना, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो आपके बात आपकी पूरे इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग देने वाली है आपको। समझ में आई बात? तो सब लिख लेना जी। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट इज नथिंग फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट you can say a space or some platform where observer is standing and which is observing the effect of that force, है ना? अब दोस्तों देखना कि दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। एक तो हो सकता है इनर्शियल और दूसरा हो सकता है नॉन इनर्शियल। समझ में आई बात? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरी बात समझना, है ना? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन दोस्तों नॉन जीरो हो। मेरी बात समझना, लेट्स से यहाँ पर एक बॉडी है ए, है ना, एंड देयर इज अ प्लेटफॉर्म, है ना, दैट मीन्स दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ के इस ए बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसकी स्टडी कर रहे हो, है ना? तो ये जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठ के आप स्टडी कर रहे हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दोस्तों एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैंने आपको ये बात अभी नहीं बताई है कि भाई व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट, आप जब फोर्स लगाते हो ना तो मे बी उसका एक्सेलरेशन चेंज हो। समझ में आई बात? मीन उसका एक्सेलरेशन आए बॉडी में, मतलब फोर्स लगाने से एक बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है। फोर्स लगाने से एक बॉडी जो है दोस्तों एक्सेलरेट कर सकती है ना? तो अब ये फोर्स लग रहा है एक्सेलरेट। अब मान लीजिए कि आप जहां बैठ के स्टडी कर रहे हो, है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेट कर रही हो, है ना, तो भाई जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप खुद को जीरो मानोगे, खुद का एक्सेलरेशन, है ना, और अपना एक्सेलरेशन सामने वाले को दे दोगे। अरे हाँ या ना? तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठे हो वो एक्सेलरेट कर रहा है, बट आपको क्या लगेगा कि जिसकी आप स्टडी कर रहे हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन पढ़ाते समय कि जो ऑब्जर्वर है उसके मोशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने वाले को दे दिया जाता है ना? तो यदि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा, मैं यदि सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मूव मैं कर रहा हूँ, बट मुझे लगेगा कि सामने वाला मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ में आता है कि नहीं? तो इसीलिए यदि मैंने फोर्स का इफेक्ट देखना है कि भाई जो फोर्स उसमें एक्चुअल में लगे उसका इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले तो मैं खुद जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठा होना चाहिए जो कि नॉन इनर्शियल हो, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझना, एक्सेलरेशन नहीं होने में और मूव नहीं करने में डिफरेंस है फ्रेंड्स, है ना? मैंने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो होने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, मतलब या तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव ही नहीं कर रहा हो, या तो मूव कर भी रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है। बेसिकली नॉन इनर्शियल होने का मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है और इनर्शियल मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं स्टडी करने से पहले कि हम जहां भी बैठ के स्टडी कर रहे हो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो,
है ना, या तो रेस्ट पर हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, बट हमें चाहिए कि एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जहां बैठ के आप स्टडी कर रहे हो। क्या ये बात आपको समझ में आता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंस है यार इस चैप्टर में, है ना। और जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा फॉर श्योर। क्लियर है क्या? चलिए, तो फिलहाल जो भी हम स्टडी करने वाले हैं, तो ऑब्जर्वर ऐसे प्लेटफॉर्म पे, आप खुद यदि ऑब्जर्वर हो तो आप ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग में आप स्टडी कर रहे हो जो नॉन इनर्शियल मतलब नहीं है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आता है क्या? वेरी नाइस। अब दोस्तों, अब हम चूँकि जैसे ही हम अबाउट मोशन के लॉज के बारे में हम जाए कि न्यूटन भाई साहब ने क्या लॉज दिए थे, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ना ज़रूरी है। दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनर्शिया, है ना। किसी बॉडी की इनर्शिया मतलब क्या है ना, किसी बॉडी की इनर्शिया का क्या मतलब है? इट इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाई वर्च्यू ऑफ विच दे कैनॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक बॉडी है, मेरी बात समझना, है ना, एक बॉडी है तो वो बॉडी की एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, है ना। उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया जिसकी वजह से वो खुद पर होने वाले चेंज को रेजिस्ट करेगा। नई बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, उसको आप मूव कराना चाहते हो, है ना, तो यदि वो अपने उस मोशन को रेजिस्ट कर रहा है तो why it is resisting? Because of some property which is known as inertia, and let me tell you inertia is proportional to mass. समझ में आई बात? किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब यदि कोई बॉडी मूव कर रही है और तुम्हें उसको रोकना है, समझ में आई बात, तो अपनी उस यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को, वो जो मूव कर रहा है उसको चेंज करने के लिए वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है। छोटा मास है तो जल्दी आसानी से रुक जाएगा, और बड़ा मास है तो उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो वो जो मास जो है, मास की वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जिसको इनर्शिया बोलते हैं, है ना, और इनर्शिया ही उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा दे रही है। एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर है, दोनों को मैं चाहता हूँ कि उसको मैं मूव कराऊँ, तो भाई मूव कराना मुश्किल किसको होगा? बड़े पत्थर को। समझ में आई बात? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और मास की वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और बिकॉज ऑफ मोर इनर्शिया इट इज़ रेजिस्टिंग चेंजेस डन ऑन इट। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? तो वो इसीलिए, तो इनर्शिया कैसी चीज़ है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे हाँ या ना प्लीज़ दोस्तों। अब दोस्तों, चूँकि हमने फोर्स का बेसिक पढ़ा कि भाई दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट फोर्स, है ना, बिकॉज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समझ में आई बात? बेसिकली इस चैप्टर का मेन मोटो यूँ है कि फोर्स, यदि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराना है तो उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये सब हम न्यूटन्स के लॉज में पढ़ने वाले हैं। और फोर्स क्या होता है दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया कि भाई साहब जो उसको मूव कराना चाहे, जो उसको रेस्ट पे लाना चाहे, जो डायरेक्शन बदलना चाहे या जो शेप बदलना चाहे बदल दे। समझ में आता है कि नहीं यार? बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इनर्शियल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है ना। और जब नहीं होगा तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर दोस्तों हमने इस चैप्टर में इनर्शिया के बारे में पढ़ा कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू मास ऑफ दैट बॉडी जिसकी वजह से वो खुद पर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है। यदि वो रेस्ट पर है तो उसको मूव कराना चाहोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, यदि वो मूविंग है तो उसको रेस्ट पर लाना चाहोगे तो वो रेजिस्ट करेगा। और रेजिस्ट क्यों करेगा? उसकी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया की वजह से। समझ में आई बात? इनफैक्ट देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इनर्शिया, बट अब ठीक है इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए वो इतना उपयोगी नहीं है। तो फालतू चीज़ें जो बिल्कुल नहीं काम की हैं तो उनको मैं मतलब स्टाइल मारने के हिसाब से ना पढ़ाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है और आपको बहुत हाई यील्डिंग चीज़ें ही पढ़नी है। क्लियर है? परफेक्ट। तो फ्रेंड्स अब आइए, हमें फोर्स, इनर्शिया, बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तो हम आते हैं न्यूटन्स के पहले लॉ की तरफ। समझ में आई बात? न्यूटन्स लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब ध्यान से समझना कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अ बॉडी कंटिन्यूज टू लिव इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट इनर्शिया। मेरी बात ध्यान से समझना, फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो स्टेट को रेजिस्ट करता है ना। मतलब इनर्शिया के कारण वो जिस स्टेट में है उसी में रहना चाहता है।
समझ में आई बात। यदि वो मूविंग है तो मूविंग रहना चाहता है, यदि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन भाई साहब का कहना है जो जैसा है वो वैसे रहना चाहता है। मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, और ऐसा किस लिए? क्योंकि उस बॉडी के पास दोस्तों इनर्शिया है, उस बॉडी के पास मास है, मास की वजह से इनर्शिया है, और इनर्शिया की वजह से वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। साहब बिल्कुल ढीठ बन के रहना चाहते हैं, है ना। तुम भी गधे हो तो गधे बन के रहना चाहते हो। ऐसा नहीं है यार। जो लोग हार्डवर्क करते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमेशा करते हैं, कितना भी इनर्शिया आपके अंदर क्यों ना हो। लेकिन यदि आपके पास फोर्स है बहुत सारा आगे बढ़ने का, तो आप अपनी करंट स्टेट को ज़रूर बदल पाओगे। समझ में आता है कि नहीं, है ना। तो बस वैसे ही जैसे थोड़ा रिलेटेबल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भाई साहब ने कहा कि जो बॉडी जैसी है वैसी ही रहना चाहती है ना, जिस स्टेट में है वैसी ही रहना चाहती है, ड्यू टू प्रॉपर्टी नोन एज इनर्शिया। और इनर्शिया किस वजह से होता है? मास की वजह से। बस सिंपल सी इतनी सी चीज़ है ना। अब देखो 3 टाइप की इनर्शिया हो सकती है दोस्तों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आई बात। इनर्शिया ऑफ, सबसे पहले हम दोस्तों इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। उसको आप मूव कराने की कोशिश करोगे तो वो मूव कर सकता है, लेकिन इनिशियली तो रेजिस्ट करेगा। जैसे बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, ये जो है देखिए, व्हेन बस स्टार्ट्स सडनली, आप बस में खड़े हो और एकदम से बस चलती, तो क्या हम पीछे की तरफ गिरते हैं? अरे गिरते हैं कि नहीं गिरते? एकदम से पीछे की तरफ। वाई? बिकॉज आप जब खड़े थे, है ना, तो आपके अंदर कौन सा इनर्शिया था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ही बस चलने लग गई तो आप उसी स्थिति में रहना चाहते हो, आप उसी कंडीशन में रहना चाहते हो, आप पीछे ही रहना चाहते हो। तो बस आगे जाती है और आप पीछे रहने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कुछ पकड़ लेते हो, तो फिर आपको फोर्स लग जाता है बस की वजह से, आपको उस फोर्स आपको मिलता है, तो फिर आप बस के साथ मूव करना चालू करते हो। बट एकदम से बस चलना चालू हुआ तो आप पीछे ही रह जाते हो कि नहीं रह जाते हो? बहुत बढ़िया। फिर दोस्तों देखो अगला एग्जाम्पल है, फ्रूट्स फॉल्स ऑन शेकिंग अ ट्री, है ना। आप क्या है, एक आपने मान लो एक डाली को पकड़ लिया और आप शेक कर रहे हो, तो एक डाली रेस्ट पर, एकदम से आपने उसको मूव करा दिया, एकदम से मूव करा दिया, तो फ्रूट्स अभी रेस्ट पर थे। समझ में आई बात। एकदम से जब आपने उसको शेक कर दिया उस ब्रांच को, तो फ्रूट उसी पोजीशन पे रहना चाहते हैं और पौधा आगे निकल जाना चाहता है, उसका ब्रांच। तो फ्रूट जो है डिटैच हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो आप जब उसको बार बार आप शेक करते हो, तो आप क्या करते हो, किसका इस्तेमाल करते हो? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फ्रूट रेस्ट पे रहना चाहता है, आप ब्रांच को आगे मूव कराना चाहते हो, बस तो डिटैच होकर नीचे गिर जाता है यार। समझ में आई बात। अगला एग्जाम्पल, डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट। आप क्या करते हो, मेरी बात ध्यान से समझना, है ना, कि भाई साहब आप एक कंबल को ऐसे उठाते हो और झाड़ते हो ताकि उसमें से धूल बाहर आ जाए। समझ में आए की बात नहीं, है ना। उसके बाद आप जैसे ही उसको ब्लैंकेट को ऊपर उठाते हो और फिर फटाक से नीचे करते हो कि नहीं करते हो, तो धूल जो है ऊपर ही रह जाता है। आप ब्लैंकेट को ऊपर करते हो, मेरी बात समझना, सारे पार्टिकल ऊपर चले गए। समझ में आई बात, सारे पार्टिकल ऊपर चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर जो है डस्ट रेस्ट पर आ गया, आपने फटाक से बहुत फास्ट से कंबल को नीचे का, डस्ट ऊपर रह गया, कंबल नीचे आ गया, क्योंकि डस्ट अपनी रेस्टिंग कंडीशन में ही रहना चाहता है। समझ में आई बात। फिर एक और एग्जांपल देखो, कॉइन ड्रॉप्स ऑन ग्लास। अभी मान लो ऐसी ग्लास है, इसके ऊपर एक कागज़ रखा हुआ है और कॉइन ऐसा है, आप एकदम से पकड़ के कागज़ को खींच दोगे तो कॉइन देखो नीचे ग्लास में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्यों? क्योंकि कॉइन रेस्ट पर था और अपनी उसी स्टेट में रहना चाहता था। आपने एकदम से कागज़ मूव कराया तो वो नीचे गिर जाएगा ग्लास। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो अपने मोशन के स्टेट में ही रहना चाहती है। समझ में आई बात। एकदम से आप रोक दोगे उसको तो वो मोशन करने की ही कंडीशन में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग कार स्टॉप्स। आप देखो ऐसे सीट में बैठे हुए हो, गाड़ी चला रहे हो और एकदम से आप ब्रेक मारोगे तो आप जाके सामने ऐसे आ जाते हो कि नहीं आ जाते? अरे हाँ या ना, एकदम से आप सामने आ जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पहले चल रहे थे और आप उसी स्टेट में रहना चाहते हो बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। समझ में आई बात। ब्रेक्स मारोगे तो आप सामने की तरफ जाने की कोशिश करोगे, है ना। इसीलिए हमेशा कार ड्राइविंग के टाइम पर हमें सीट बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन। आप चलती कार में बैठे हो तो आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है और उस वजह से आप मूव ही करते रहना चाहते हो। समझ में आई बात। फिर है अ पर्सन जम्प्स फ्रॉम मूविंग बस। बंदा बस से जंप लगाता है तो थोड़ी उसको खुद को बैलेंस करने के लिए दौड़ते रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बस में मूव कर रहा था और उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो वो मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मूव करते ही रहना चाहता है।
तो थोड़ी देर वो दौड़ कर जो है उस चीज़ को, इनर्शिया ऑफ मोशन को जो है बैलेंस करता है फोर्स लगा के। समझ में आई बात। फिर दूसरा, बॉलर थ्रोज अ बॉल आफ्टर ए लॉन्ग रन अवे। बॉलर दौड़ता है तो वो भाई साहब वो बॉल को हाथ में लेके दौड़ रहा है, तो जितनी वेलोसिटी उस बंदे की होगी उतनी ही वेलोसिटी उस बॉल की भी हो जाएगी। हाँ या ना। तो जब बंदा उस बॉल को खुद और एक्स्ट्रा ताकत लगा के फेंकेगा, समझ में आई बात, और एक्स्ट्रा ताकत लगा के फेंकेगा, तो भाई खुद की ताकत और खुद का जो ऑलरेडी उसके पास जो मूविंग इनर्शिया था वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो ज़्यादा फास्ट जो है बॉल को जो है वो फेंक पाएगा। समझ में आती है बात। फिर दोस्तों, कॉइन ऑन अ ट्रेन, है ना, आप एक ट्रेन में कॉइन उछालोगे, समझ में आई बात, तो ट्रेन जिस वेलोसिटी से चल रही है कॉइन को भी सेम वेलोसिटी मिल जाएगा, तो कॉइन सेम उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अरे ऐसा एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी रिलेटिव मोशन में, है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मड फ्रॉम रोटेटिंग व्हील, है ना, मड फ्रॉम रोटेटिंग व्हील, मेरी बात समझना, व्हील पे लगा हुआ है, तो वो क्या है कि जब जैसे ही कांटेक्ट छूटा तो वो इस डायरेक्शन में छूट के वो इसी डायरेक्शन में मूव करने लग गई। समझ में आता है कि नहीं, इसी डायरेक्शन में मूव करने लग गई। क्लियर है क्या, आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। अब यदि चिपकी रह जाएगी तो ऐसे गोल गोल घूम जाएगी, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट छूटा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए ऊपर निकल जाएगा। समझ में आता है कि नहीं। एंड सबसे लास्ट एग्जाम्पल इज पैसेंजर इन ए कार टेकिंग शार्पर टर्न। जैसे आप कार में बैठो, एकदम से कार ने बहुत शार्प टर्न लिया, ऐसे लिया तो कार इधर मूव कर रही है, लेकिन आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे पहले और कार एकदम से इस डायरेक्शन में आ गई, तो आपको बिल्कुल ऐसा शार्प, आप दूर की तरफ गिरना, मतलब उस डायरेक्शन की तरफ जाना चालू कर देते हो, नहीं कर, मतलब आप खिड़की से चिपक जाते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो जब शार्प टर्न ले रही हो कार तो वो भी सेम कहानी, है ना। तो दोस्तों अभी फर्स्ट लेक्चर के लिए बस इतना ही। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना कि इस एनएलएम चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ना, और उसमें दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फोर्स के बारे में पढ़ा, क्या है इनर्शिया के बारे में पढ़ा, और उस इनर्शिया से रिलेटेड जो पहला लॉ हमको न्यूटन ने दिया कि जो इनर्शिया की वजह से जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, यदि वो रेस्ट पा रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो उसी पर रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ वो मोशन कर रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में ही रहना चाहता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे उस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है ना। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि यदि हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना है रेस्ट से, या मूविंग बॉडी को रोकना है ना, या डायरेक्शन चेंज करना है, तो हमें उसको करने के लिए इनर्शिया मतलब उसको रेजिस्ट करेगा, बट हमको उसको चेंज करना है, तो वो करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो सेकंड लॉ हमें बताता है कि वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा, आप इन डायग्रामेटिक चीज़ों को देख करके समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज इनर्शिया, है ना। तो ऐसे इन्जॉय करते रहिए, खूब सारा पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।